ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੰਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰਿਵਾਜ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਧਰ ਟੱਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਿਕੋਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ मैदान ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, पर बीजेपी ਦੇ ਵੱਲੋਂ जनता ਦੇ ਨਾਲ कुछ खास वादे ਕੀਤੇ गए ਨੇ। भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्षों में शानदार काम प्रदेश और देश में किया है और डबल इंजन की सरकार के काम को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। उपलब्धियां ढेरों हैं। प्रयास ये है कि हर पोलिंग बूथ पर हर मतदाता तक हम पहुंचें भी और भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित भी करें। अगर मैं बिलासपुर का ही उदाहरण दूं, जहां पे हम खड़े हैं, ये 7 लगता एथलेटिक ट्रैक हो या ऊपर हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला में हो या फिर 1470 करोड़ रुपए का एम्स अस्पताल हो या ये सामने आपको दिख रहा 4 लेन आता हो या रेलवे की ट्रेन की पटरी जो बिछाने का काम हो, सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। इसमें से कुछ भी नहीं था। कांग्रेस ने रुकवाने का काम किया, भाजपा ने बनाने का काम किया। हम जनता के बीच में लेके जाएंगे कि विरोध करने वालों की साथ जाओगे या विकास करने वालों के साथ। निश्चित तौर पर जनता विकास करने वाली भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर राज्यों के नेता भी हर विधानसभा क्षेत्र से आगाज करेंगे कैंपेन का और इससे शुरुआत जो होगी, इससे पूरे प्रदेश भर में एक वातावरण फिर वापस खड़ा होगा जैसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के समय थोड़ा सा स्थिर हो जाता है, रुक जाता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन अब फिर इसको ताकत देकर हम ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे और पहले से ज़्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। निश्चित तौर पर जब कोई व्यक्ति इंडिपेंडेंट खड़ा होता है तो उसको उस पार्टी को थोड़ा बहुत नुकसान होता है, लेकिन कुल मिलाकर मतदाता जो है वो बहुत समझदार है। उसको पता है कि राष्ट्रीय दल के साथ और विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे तो विकास सुनिश्चित होगा और ये हमने 5 वर्षों में करके दिखाया, आगे भी करके दिखाएंगे। सर, जितने बागी हैं उनको भी मनाने का प्रयास किया जा रहा है। जो मतभेद उनके बीच में होंगे, क्योंकि देखिए टिकट तो एक ही व्यक्ति को मिलेगी, कार्यकर्ता तो हजारों एक विधानसभा क्षेत्र में, इसलिए हमारा भी हर संभव प्रयास है कि हम सबको मनाएं भी, बिठाएं भी और पूरी ताकत के साथ चुनाव को लड़ें। विजय संकल्प अभियान के तहत हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की 17 विधानसभाओं में केंद्र एवं प्रदेश के 8 बड़े नेता जनसभाओं को संबोधित करने जा रहे हैं। विजय संकल्प अभियान के तहत ये कार्यक्रम 30 अक्टूबर को आयोजित होंगे। इन कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम को एलईडी के माध्यम से देखा और सुना भी जाएगा। जैसा पार्टी नेतृत्व ने तय किया है, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अतिरिक्त गगरेट और चिंतपूर्णी विधानसभा में हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री का दायित्व देख रहे श्री कंवरपाल गुर्जर जी जनसभा को संबोधित करेंगे। उसी तरह श्री नैना देवी जी में केंद्रीय सूचना प्रसारण, खेल एवं युवा मामलों के मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी जनसभा को संबोधित करेंगे। उसी तरह हमीरपुर बड़सर और कुटलैहड़ में भाजपा के प्रदेश प्रभारी श्री अविनाश राय खन्ना जी जनसभा को संबोधित करेंगे। उसी तरह जसवा परागपुर और देहरा में प्रदेश के सह प्रभारी श्री संजय टंडन जी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अतिरिक्त भोरंज व धर्मपुर में राज्यसभा सांसद सुश्री इंदु गोस्वामी जी जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसके साथ साथ ही बिलासपुर में महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रश्मिधर सूद, झंडुत्ता और घुमारवी में लोकसभा राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनाव प्रचार जो है बड़े तेजी से चल रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लोगों में बहुत अच्छा रिस्पांस है। लोगों ने बहुत प्यार, जिसको हम कह सकते हैं कि मान सम्मान, इज्जत, और सबसे बड़ी बात ये है कि लोग खुद जो है आगे आकर के अपना समर्थन दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने हमारी पार्टी को ज्वाइन भी किया है और मैं समझती हूँ कि इस बार धन बल के ऊपर जन बल जो है वो बहुत भारी पड़ने वाला है। ये कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट स्टैंड है कि जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनेगी, पहली जो कैबिनेट मीटिंग है 10 दिन के अंदर हमने ओपीएस जो है वो लागू कर देना है। और ओपीएस ही नहीं,
जो सरकारी पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, लगभग 1 लाख के करीब पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। 1 लाख जो युवाओं के लिए पोस्टों भरने का कार्यक्रम है, वो भी हमने जो है पहली बैठक में, जो पहली कैबिनेट होगी, उसमें हमने जो है वो मंजूरी देनी है। मैं फिर कहना चाहूँगी कि हिमाचल प्रदेश जो है अपने रिवाजों के लिए जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश के लोग जो हैं अपने रीति रिवाज, अपने पुरानी जो हमारी संस्कृति है, उसके ऊपर बड़ा गर्व करते हैं। अगर किस मानसिकता से भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री ग्रसित है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया, जो अपने हिमाचल प्रदेश के रिवाज बदलना चाहते हैं। रिवाज कोई नहीं बदलेगा हिमाचल का, सरकार बदलेगी। 2/3 बहुमत तो निश्चित है, उसके ऊपर भगवती की जितनी कृपा होगी। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਆਖਿਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਭਰੋਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੁਣਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਨੇ, शिमला ਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। हमारी जो लोकेलिटी है, वार्ड नंबर 7 जो पड़ता है या धर्मशाला जिसको आप कहते हैं, इसमें जो मेन मुद्दा रहा है वो शुरू से रहा है पार्किंग का। हमारे यहाँ पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम है, और आज से नहीं है, पहले से है। कई पार्किंग बनी भी हैं, कचहरी में बनाई भी हैं, पर वो प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं है, जिससे लोगों को और प्रॉब्लम होती है। और जगह जगह पार्किंग चाहिए, लोग घर से दूर पार्क नहीं करना चाहते। इवन मैं भी अपने घर से बाहर क्यों पार्क करूँ, इसलिए जगह जगह हर एक जगह थोड़ी थोड़ी दूरी पे एक प्रॉपर पार्किंग की, जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा वही रहा है। दूसरा हमारा जो मेन मुद्दा आता है वो है पानी का, है ना। हमारे यहाँ पानी की शॉर्टेज हमेशा रहती है, खास करके गर्मियों में, है ना। उसके लिए काफ़ी स्कीम्स आई, पानी का प्रबंध भी किया गया बड़ा कुछ, पर वो भी अभी ना पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है। तो उस पर थोड़ा सा और काम हो सकता है पानी के मुद्दे को लेके। और पार्किंग, मेन हमारे यही 2 मुद्दे रहते हैं इस कंस्टिट्यूएंसी के। बाकी सफाई सफाई वो सब मुद्दे भी हैं, पर मेनली पार्किंग और ये है, क्योंकि ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है और रोड्स पे कंजेक्शन बढ़ता जा रहा है, लोग पार्किंग कर देते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट और उसका चांस ज़्यादा हो जाता है। हिमाचल में कैसी सरकार चाहिए? हमारी जो अभी वर्तमान में जो सरकार है उसने काफ़ी अच्छा काम किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आने वाली सरकार है वो भी उतना ही अच्छा काम करे, चाहे ये रिपीट हो या कोई और बनाए। पर उम्मीद यही है कि जो अभी करंट सरकार है वो रिपीट होगी। यहाँ वैसे देखा जाए तो अभी तक विकास तो कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि टूरिज्म की दृष्टि से बहुत बड़ी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है धर्मशाला, और यहाँ विकास के नाम पर तो कुछ नहीं है। तो हम तो एक लोकल दुकानदार के होने चाहते हैं कि यहाँ का डेवलपमेंट बढ़े, यहाँ तरह तरह से टूरिस्ट को बढ़ावा दिया जाए। जिससे सरकार को चाहिए कि नई जैसे डेवलपमेंट पॉलिसी निकाली जाए, टूरिज्म को बढ़ाया जाए। तो टूरिज्म बढ़ेगा तो टूरिस्ट आएगा तो दुकानदारों की प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी। आपको पता है कि 5 साल पहले यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। पिछले विधायक रहे हमारे बीजेपी के, हमने कई बार उनसे व्यापार से मिले हमसे, और उन्होंने कोई इंटरेस्ट ही नहीं लिया। तो हम ये चाहते हैं कि मतलब धर्मशाला का नाम सुर्खियों में आए। जैसे हमारा स्टेडियम है, अब स्टेडियम से काफ़ी दिन से मैच नहीं हो रहे हैं, तो रोज़गार में और जरा टूरिज्म को देख लीजिए आप कितना होगा। कोरोना के बाद वैसे भी बात है, दिवाली में देख लीजिए, दिवाली में बिजनेस जीरो हो चुका हमारा। तो हम तो ये चाहेंगे कि इस बार जो विधानसभा में इलेक्शन आए, ऐसा कैंडिडेट आए जो डेवलपमेंट करे। मैं तो एक ऐसा नेता चाहती हूँ कि पढ़ा लिखा नेता हो, वो कम से कम अपने एरिया को रिप्रेजेंट कर सके कि यहाँ पे हमारी ये प्रॉब्लम है, और ये उसको वो उसका विकास कर सके। देखा जाए तो ये काफ़ी हद तक, पूरा नहीं बोल सकती हूँ, काफ़ी हद तक ये ठीक है। बट ये उनके लिए ठीक है कि जिनके लिए इनकी ज़रूरत है। ये सबके लिए कर देंगे, सबके लिए फ्री कर देंगे, तो जो जितने भी नेशनल इंटरनेशनल जो मुद्दे हैं, जैसे श्रीलंका होगा, ये सब, तो इंडिया में भी वैसा हाल होगा। और सबको देने की बात कर रहे हैं तो 1500 से तो कुछ भी नहीं होता। बट हाँ, जिनको ज़रूरत है उनको दीजिए। देखिए, सरकार ऐसी होनी चाहिए जो हिमाचल में बेरोज़गारी बहुत, जब से कोरोना का समय आया, हमारे जो लड़के युवा जो थे वो बाहर नौकरियां करते थे, उस समय में जो उनको डाउनफॉल आया, वो सभी लोग जो है वो घर पे वापस ही आए। तो बेरोज़गारी एक बहुत समस्या है। तो हिमाचल में कोई ऐसी सरकार आनी चाहिए जो बेरोज़गारी के बारे में सोचे, महंगाई के बारे में सोचे। बात करें हम धर्मशाला की, तो धर्मशाला में क्या ऐसे मुद्दे हैं? धर्मशाला में बहुत से मुद्दे हैं सर। धर्मशाला में जब कांग्रेस की सरकार थी, मेरे हिसाब से जब सुधीर शर्मा जी का जो एक 5 साल का टेन्योर रहा है, उसी समय में जो कार्य हुए हैं वही है सफाई व्यवस्था,
जो आपकी है वो ठीक नहीं है आज के दौर में। आपकी धर्मशाला में पार्किंग की बहुत समस्याएं हैं। आपकी धर्मशाला में जो है वो अंडरग्राउंड डस्टबिन वगैरह लगे हैं, उनकी भी जो रख रखाव है वो सुचारू रूप से नहीं है। यहाँ ऊपर एक दंगा गिरा था, तो आपका क्या नाम जगह का, मकरोडगंज में, वो अभी तक वैसे का तैसा ही है। लोगों को घूम के जाना पड़ रहा है 9-10 किलोमीटर। विधायक तो जहाँ तक शिमला की बात है, यहाँ तो एक हिमाचल प्रदेश के हर कोने से आदमी रहते हैं यहाँ, और राजधानी है तो यहाँ तो एक ऐसा विधायक हो जो जिसका विज़न बड़ा वाइड हो, अपने पर्सनल इंटरेस्ट में ना रहे हो, ऐसा आदमी चाहिए यहाँ विधायक हमारे को, जो कि क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे शिमला जो है तो हमारी ये फेमस है, तो यहाँ तो बड़े खुले दिमाग वाला आदमी होना चाहिए जो हमारा विधायक रहे जी। जो काम शिमला में हुआ है, क्या लगता है कि वो काफ़ी है कहीं ना कहीं? नहीं, इसमें थोड़ा सा इन्होंने किया तो है, लेकिन इतना उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि जैसे पूरे शिमला में इन्होंने इतना वो स्टील लगा दिया हुआ है कि उसका फ़र्क बहुत पड़ेगा आपको। एक तो इसका एनवायरनमेंट पे फ़र्क पड़ेगा। जो हमारे विशेषज्ञ वो बोलते हैं सीधा 5 डिग्री प्लस माइनस में जाएगा, सर्दियों में टेम्परेचर और डाउन होगा, जो जहाँ जितना है लोहा लगा हुआ है, स्टील लगा हुआ है, और गर्मियों में एकदम ऊपर चला जाएगा। तो कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं हुई है इसके लिए। ठीक है कि पैसा खर्च किया और किया, अच्छा इसको और अच्छा किया जा सकता था, लेकिन इतना अच्छा नहीं हुआ। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। पहाड़ी प्रदेश हिमाचल की राजनीति मुख्यतः कांग्रेस और भाजपा के बीच घूमती रही है। शिमला शहर की बात करें तो यहाँ पर हमेशा तिकोना मुकाबला होता रहा है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में सियासी जमीन की तलाश कर रही है और सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार आम आदमी पार्टी ने पहली बार उतारे हैं। शिमला शहर की बात करें तो चमन आष्टा को अपना प्रत्याशी आम आदमी पार्टी ने बनाया है और ये घर घर प्रचार करने में जुटे हैं। चमन जी, किस तरह का प्रचार चल रहा है और रिस्पॉन्स किस तरह का है जनता से? देखिए, प्रचार हम तो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों से 1 to 1 मिला जाए, और एक ये भी कोशिश रहती है कि हर जो वर्ग है, चाहे कर्मचारी वर्ग है, चाहे वो एक मजदूर वर्ग है, शोषित वर्ग है, युवा वर्ग है, महिलाएं हैं, सबसे जा करके मिलें और उनको बताएं कि आम आदमी पार्टी क्या करना चाहती है और हम लोग क्यों आए हैं। मेरे जैसे युवक को जो कि राजनीति में, खास करके चुनाव की राजनीति से दूर जिसको अच्छा लगता है, तो क्यों उतरना पड़ा? बिकॉज एक दर्द है, तकलीफ है एक देश के प्रति और इस शहर के प्रति, क्योंकि इस शहर ने मुझे रोटी दी है और ये मेरी कर्म भूमि है एक तरह से। तो ये चीज़ हमेशा लगती है कि जब भी कोई बुराई पनपती है या कोई चीज़ होती है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए थोड़ा ऐसा लगता था कि अकेलापन है। बिकॉज तो पॉलिटिकल जो मंच होता है, राजनीतिक जो वो होता है, तो हम आंदोलन से जब निकले थे तो उसमें भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा था, तो वो भी अभी मुद्दा एक आप समझ सकते हैं कि बर्निंग इशू है, ज्वलित है, और इशू युवाओं के लिए बहुत तकलीफ होती है, हमारे बच्चों के लिए तकलीफ होती है। सुबह स्कूल जाते हैं तो रोड्स का बुरा हाल है, ऑफिस जाने वाले लोग बहुत परेशान हैं, और जो लोकल लोग हैं जिनके लिए शहर ये बसाया गया था वो बाहर नहीं मूव नहीं करने पाते हैं। मुझे लोग मिलते हैं, वो बताते हैं कि पेडेस्ट्रियन पाथ ना के बराबर है, या पार्क्स जो होने चाहिए बुजुर्गों के लिए वो ना के बराबर है। तो इसको शहर को कंक्रीट का एक जंगल बना दिया है इन्होंने, जो होना चाहिए था उससे ठीक विपरीत। और प्रशासन की जहाँ तक आप देखते हैं, तकलीफ हमें ये भी है कि कोई भी छोटा से छोटा कार्य जो कि आपके डोर स्टेप पे डिलीवरी होनी चाहिए थी सर्विसेज की, खास करके शहरों में, और गांव क्षेत्रों में इतना प्रॉब्लम होता है बिकॉज आप नहीं जा सकते वहाँ पे, आपको किसी का डीएल वहाँ तक पहुँचाना है यहाँ तक। तो यहाँ पे जब अमेज़न, एक कंपनी जो अमेरिका से आकर के शहर के हर गली कोने तक कोई एक छोटे से छोटा आपका पार्सल 100 रुपए का, 150 रुपए का वो पहुँचा सकती है, तो क्या हम लोग इतने नकारा लोग हैं प्रशासन में, या ऐसी राजनीतिक हमारी क्या सोच नहीं है कि वो चीज़ हम डोर स्टेप डिलीवरी जिसको कह रहे हैं हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं? और छोटी छोटी सुविधाओं के लिए, अब मान लीजिए अनाडेल से किसी को आना है एमसी ऑफिस, उसे क्यों चढ़ना चाहिए? क्या उसके पास साधन है? टैक्सी है वो लिमिटेड है, बसें है नहीं, तो वो कैसे चढ़ेगा? आपके पास स्पेस नहीं है। तो हमारे यहाँ पे जो एस्केलेटर्स लगनी चाहिए थी, लिफ्ट्स लगनी चाहिए थे, या जो लिंक, एयर लिंक्स जिसको हम लोग बोल रहे हैं, या मोबिलिटी होनी चाहिए थी, स्काई रेल नेटवर्क हो, चाहे फास्ट
एक सिस्टम है, जैसे कि आपके केबल कार सिस्टम है, वो होने चाहिए थे। इस पहाड़ी से उस पहाड़ी पे जाने के लिए आप रोड को नहीं यूज़ कर सकते हैं क्योंकि रोड्स कंजेस्टेड है, आप नहीं उसको स्प्रेड नहीं कर सकते। लेकिन वर्टिकल पे आप प्लेटफॉर्म बना करके आराम से उसको कनेक्ट कर सकते हैं और नंबर ऑफ ट्रॉलीज एंगेज कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। ओपीएस का एक मुद्दा है कर्मचारियों के लिए। बहुत सारे कर्मचारी मिलते हैं जो कि खास करके अभी 2003-04 के बाद जिनको रोजगार मिला है तो परेशान है, क्योंकि आपको भी पिछले दिनों ये आप लोगों के माध्यम से पता चला था कि 115 कंपनियां, फर्जी कंपनियां जो है शोषण कर रही है उनका। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं। लोग बताते हैं कि ये भी प्रॉब्लम है, ये भी समस्या है, ये भी समस्या है। तो इसका मतलब हमने किया क्या है आज़ादी के बाद? वैसे तो 3 टर्म से लगातार शिमला शहर में भाजपा जीती रही है। हालांकि शिमला शहर कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन पिछले 3 टर्म से जिस तरह से परिस्थितियां बदली हैं और इस बार जो है हरी जनार्था को कांग्रेस ने टिकट दिया है। इससे पहले निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उससे पहले भी कांग्रेस की टिकट पर हरी जनार्था चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार क्या मुद्दे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में पहुंचे हैं कर्मचारियों का जो ये शहर है मुख्यतः, और वो ही मुख्य भूमिका निभाते हैं किसी भी प्रत्याशी की जीत हार में। जनार्था जी, आपका स्वागत है। इस बार किस तरह से देख रहे हैं इस चुनाव को? पहले भी आप 2 चुनाव लड़ चुके हैं। इस बारी का जो चुनाव है 2022 का, ये इसमें कुछ रुझान अलग से ही है और हम जहाँ पे भी जा रहे हैं लोगों की एक बहुत आशा है, कांग्रेस से उम्मीद लगाए बैठे हैं। और मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हिमाचल में कांग्रेस आ रही है और अच्छी मेजॉरिटी में आ रही है। मुद्दे क्या रहने वाले हैं शिमला में? आपने शिमला को करीब से देखा है। शिमला शहर के लिए जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्या वो मिल पा रही हैं? जहाँ तक शिमला शहर की बात है, यहाँ पे पिछले 15 साल से बीजेपी रूल कर रही थी। बीजेपी के कैंडिडेट थे, उन्होंने अपना विजन के मुताबिक जो कार्य किए हैं वो कार्यों में कुछ कमी है। उनको आगे आने वाले कार्यों में, आगे आने वाले सालों में अगर हमारी सरकार बनती और हम यहाँ से चुन के विधानसभा में जाते हैं, हमारा विजन उसको आगे जो यहाँ के कार्य रह चुके हैं, जो कि बहुत खास करके जिस तरीके से आपका ये स्मार्ट सिटी का जो फंड्स आए थे और उसका दुरुपयोग हुआ है, अब जो हो गया वो तो हो गया, पर उसके आगे जो हमने करना है, हमारी अपनी विजन है। लोगों के बीच जाना है, वार्ड वाइज जाना है, लोगों की जो नेसेसिटी है वहाँ पे, उसमें जो वो बचा कुचा पैसा है वो वहाँ पे लगाना है। और जहाँ तक कि हम आज यूनिवर्सिटी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश HPU, तो इसमें जो यहाँ के मुद्दे हैं वो काफ़ी है। खास करके जो OPS का मुद्दा है, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हमारे काफ़ी है, और दूसरा उसको इम्प्लीमेंट करने का जो हमारे एजेंडे में आया है उसको शीघ्र से शीघ्र इम्प्लीमेंट करना है। बाकी स्टूडेंट्स की काफ़ी प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे हॉस्टल की प्रॉब्लम्स है, ग्राउंड की प्रॉब्लम है, तो हम उसमें प्रयास करेंगे कि शीघ्र से शीघ्र जो यहाँ जो प्रॉब्लम्स है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। शिमला शहर 25,000 लोगों के लिए बसाया गया था, आबादी 3 लाख के करीब हो गई है। जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। चाहे पानी की बात हो, 24 घंटे कभी नहीं मिला शिमला को। इसके अलावा जिस तरह से गंदगी का बात करें या फिर दूसरी जो सुविधाएं हैं वो प्रदेश के लोगों को नहीं मिल रही हैं। पूरा शहर जो है एक कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है। साथ ही साथ जो आबादी है लगातार बढ़ रही है और जो सड़कें हैं वो छोटी हो रही हैं, पार्किंग है नहीं। तो ऐसे में किस तरह से सुनिश्चित किया जाएगा इन मूलभूत सुविधाओं को? वैसे जो आपने अभी मुझसे ये प्रश्न पूछा, इसका जवाब भी आपने खुद ही दिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे मतलब शिमला शहर के लिए स्मार्ट सिटी कैटेगरी में जब ये आया था तो उस टाइम मेरे ख्याल में इतना बड़ा बजट आज तक शिमला शहर में कभी आया नहीं है। इतना पैसा आने के बावजूद भी शहर के हालात जो बने हैं वो बदकर उससे जो हमारे हालात थे उससे भी बिगड़ गए। और जो मूलभूत सुविधाएं के लिए शहर में, जैसे आपने कहा कि 25,000 लोगों के लिए शहर बना था और अब आज के टाइम में आबादी यहाँ पे लाखों में चली गई है। फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत है ड्यू टू बीइंग द कैपिटल ऑफ द स्टेट। तो उसके जो एक आपकी प्लान बननी थी स्मार्ट सिटी का पैसा कैसे यूज़ होना था, वो प्लान बनी नहीं है। और प्लानिंग ऐसी होती है कि जो पब्लिक में जानी चाहिए, पब्लिक के भी व्यूज़ होने चाहिए उसमें कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो वो पैसा लगभग ऐसी जगह लगा है, जैसे आपने ट्रैफिक का कहा है, तो ट्रैफिक के लिए हमारे रोड वाइडनिंग के बहुत स्कोप थे,
पार्किंग के लिए आपने कहा है, पार्किंग के लिए हमारे पास स्कोप बहुत है, तो ये चीज़ें गलत हुई। आपने ओवरहेड ब्रिजेस बना लिए, 60-70 स्टेप्स उसमें है। जो काम आपका 100 रुपये में होना था वो काम आपका हज़ारों रुपए में हुआ। और जिस तरीके से वो स्ट्रक्चर्स बने हैं, और वो बहुत ही शिमला शहर के एक हेरिटेज सिटी होने के नाते उन्होंने जो एक हमारा हेरिटेज का टैग लगा था, वो टैग ही हमारा ख़राब किया गया है। और जहाँ तक की बात बाकी आपके ट्रैफिक जैम की है, उसका इसके बारे में सोचना ज़रूरी था। आपको आईजीएमसी में जाओ, आप आईजीएमसी में जो डील आपका जो वहाँ पे क्राउड आता है, जिस तरीके से आपके पेशेंट आते हैं, वहाँ पे आपको महीने लग जाते हैं सिर्फ सिटी स्कैन और एमआरआई कराने में। तो हम ये कहना चाहते थे कि आप छोटे छोटे हॉस्पिटल्स शिमला शहर के विभिन्न वार्डों में बन सकते थे। 2-3 वार्ड के क्लस्टर में एक हॉस्पिटल अच्छा बन सकता था, जिसमें आप बेसिक फैसिलिटीज़ दे सकते थे। उसमें आपके एमआरआई हो सकती थी या सिटी स्कैन हो सकता था, और कहीं पे आपके एक्सरेज होने चाहिए थे, पैथोलॉजी लैब होना चाहिए था, और ताकि लोगों को आईजीएमसी जाने की ज़रूरत ना पड़े और छोटे से छोटे कार्य के लिए, बीमारी के लिए वहाँ जाने की ज़रूरत ना पड़े। उसी तरीके से आपने 24 घंटे 24/7 पानी की आपने वो प्रॉमिस किया था, और जिसके आधार पे शिमला शहर की म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भी आई थी, जो इलेक्शन हुए थे, तो वो भी एक गलत प्रॉमिस हुआ था। 24/7 के बजाय यहाँ तो 7 दिन में नहीं आ रहा पानी कई वार्ड्स में, तो ये पैसा वहाँ लग सकता था, नई स्कीम आ सकती थी, और लोगों की ये जो पानी की प्रॉब्लम थी ये भी सॉल्व हो सकती थी। तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं यहाँ, ना कोई प्ले ग्राउंड्स बने लोगों के लिए, जहाँ जगह नहीं है। मैं मानता हूँ जगह शिमला शहर में बहुत कम है, पर लेकिन 2-3 वार्ड के अंदर कहाँ पे जहाँ पे आपको जगह मिलती है, गवर्नमेंट परमिशंस ले सकती थी और लोगों के लिए पार्क्स और ग्राउंड बन सकते थे। तो मुझे लगता है कि ये शेयर वेस्टेज ऑफ मनी हुई है, और इतना आपने जो पैसा जो वेस्ट किया है, ये सब पब्लिक का पैसा है और ये पब्लिक के टैक्स का पैसा है। तो इसका मुझे लगता है रिजल्ट अब पब्लिक खुद देगी 12 तारीख को कि किस तरीके से मतलब ये दुरुपयोग हुआ है। बिल्कुल, तो किस तरह से दुरुपयोग हुआ है ये जवाब जनता देगी।